स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे भारत के टाइगर रिजर्व। इनको समझने की कोशिश करेंगे कि टाइगर रिजर्व क्या होता है और टाइगर रिजर्व का जो पर्पस है वो क्या होता है। और फिर हम देखेंगे भारत में सारे टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले ये आप एक मैप देखिए। ये मैप आप पहचान गए होंगे, ये एशिया महाद्वीप का मैप है। ये है एशिया महाद्वीप और आप जानते हैं भारत भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। तो ये कंट्रीज जो मैंने दिखाए हैं इनकी संख्या है 13। 13 कंट्री हैं, नाम भी लिखे हैं, जैसे नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और रशिया। ये कंट्रीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जो टाइगर है, जो बाघ है, वो इन्हीं कंट्रीज में मिलता है। इनको बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्री। तो टोटल टाइगर रेंज कंट्री कितने हैं दुनिया में? 13। ये वो कंट्री हैं जहां पे टाइगर पाया जाता है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर हैं, पूरी दुनिया में जितने भी बाघ हैं, उसके 70% इंडिया में पाए जाते हैं। एक रफली जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 70% पूरी दुनिया के टाइगर इंडिया में मिलते हैं। यानी पूरी दुनिया में अगर मैं किसी कंट्री को टाइगर कंट्री कह सकता हूं तो वो है इंडिया। ठीक है, तो ये कंट्री कौन कौन से हैं? रशिया में टाइगर मिलता है, म्यांमार, भारत और उसके पड़ोसी बेसिकली। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं इनमें, आसियान कंट्री हैं जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम और उसके अलावा इंडिया और नेपाल, भूटान वगैरह। तो टोटल कंट्रीज की संख्या जो है वो है 13। अब ये कंट्रीज जो हैं इनमें टाइगर्स की संख्या बहुत तेजी से गिर रही थी और टाइगर्स की संख्या गिरने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है हैबिटेट डिग्रेडेशन, यानी कि जो टाइगर जहां पे रहते हैं उनका जो आवास है उसका विघटन, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका डैमेज। आवास, टाइगर का जो आवास है, पेड़ काटना, जंगल नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, कई तरह की कृषि ऐसी होती है जिसमें पेड़ नष्ट करने पड़ते हैं, जैसे झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन की वजह से भी हैबिटेट डिग्रेडेशन होता है। दूसरा कारण है हंटिंग, जानवर का शिकार करना, हंटिंग करना, उनको ट्रॉफीज की तरह रखना, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तस्करी करना जानवरों की। तो ये सारे भी कारण थे। तो जब इनकी संख्या बहुत तेजी से कम होने लगी तो 2010 में पहला टाइगर समिट हुआ। पहले टाइगर समिट में ये सारे कंट्रीज मिले, यानी 13 कंट्रीज मिले और इन्होंने मिलकर ये डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे। ये डिसाइड 2010 में मिले थे और इन्होंने ये डिसाइड करा कि हम अगले 12 सालों बाद मिलेंगे दोबारा और तब तक हर कंट्री को अपनी पॉपुलेशन डबल करनी है टाइगर की। यानी अगर किसी देश में 1500 टाइगर हैं तो उसको 3000 करने हैं और इसको नाम दिया गया T/2। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि T/2 क्या है। T/2 ये है कि 2010 में जब ये सारे कंट्री मिले थे, अच्छा कहां मिले थे ये सारे कंट्री 2010 में? सेंट पीटरबर्ग में। रशिया में एक जगह है, रूस में एक जगह है जिसको बोलते हैं सेंट पीटरबर्ग। तो जब ये सारे कंट्री मिले 13 के 13 सेंट पीटरबर्ग में 2010 में, इन्होंने मिलकर डिसाइड ये करा कि हम 2022 तक हमारे देश में जितने भी बाघ हैं उनकी संख्या को दुगना कर देंगे। क्या कोई कंट्री ऐसा है जो ये कर पाया? तो डेडलाइन 2022 है, राइट? हाँ, 2 कंट्रीज ने कर दिया है ये। नेपाल सबसे पहला कंट्री था जिसने अपने टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर की संख्या को दुगना कर दिया। नेपाल ने करके दिखाया 2018 में और भारत ने करके दिखाया 2019 में। भारत ने कब करके दिखाया? 2019 में। अब एक बात और याद रखिए कि भारत में हर 4 साल के बाद हम करते हैं टाइगर असेसमेंट, जिसको टाइगर एस्टिमेशन भी कहा जाता है। पूरे भारत में हम टाइगर की संख्या, हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो गिनती है, असेसमेंट करती है। तो सबसे पहला टाइगर असेसमेंट हुआ था 2006 में, फिर हुआ 2010 में, फिर हुआ 2014 में और फिर हुआ 2018 में। और जो 2018 वाला है इसकी रिपोर्ट आई 2019 में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जो रिपोर्ट आई थी वो सबको पढ़ के सुनाई थी फिर, और उसमें खुशखबरी ये दी थी कि भारत ने भी अपनी जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो दुगनी कर दी। तो भारत दूसरा कंट्री था नेपाल के बाद जिसने डेडलाइन 2022 से काफी पहले ही ये करके दिखा दिया। और यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी ने 29 जुलाई को रिलीज करी थी। 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, अब ये 2022 डेडलाइन हमने क्यों रखी? हम कोई और साल भी रख सकते थे, क्योंकि 2022 है चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर।
चाइना ने डिसाइड करा कि 2022 को वो चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर बनाएगा, इसीलिए 2022 फिर सारे कंट्रीज मान गए। अब ये हमारी रिपोर्ट है 2019 की, यानी कि 2018 का असेसमेंट था जो प्रधानमंत्री मोदी ने रिलीज करी थी रिपोर्ट, वो ये करी थी। सबसे पहला सवाल, भारत के कितने राज्यों में बाघ मिलते हैं? तो आंसर है 18। इन्हें 18 टाइगर रेंज स्टेट कहा जाता है। टाइगर रेंज स्टेट, टाइगर रेंज मतलब टाइगर का जो रेंज है, जो उनका दायरा है, वो यहीं तक है। तो भारत में 18 राज्य हैं जिनमें बाघ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट है, क्योंकि इसके बाद अगली रिपोर्ट 4 साल बाद होगी, तो ये मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा 526 बाघ ये मध्य प्रदेश में पाए गए, जो असेसमेंट हुआ उसके अंदर। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे रहा। दूसरे नंबर पे रहा कर्नाटक। कर्नाटक में बस 524 थे, 2 कम थे। वैसे कर्नाटक मध्य प्रदेश दोनों में लगभग वो रहता है, कोई ऊपर कोई नीचे, वो चलता रहता है। और फिर तीसरे नंबर पे उत्तराखंड था, ये है उत्तराखंड। तो यहां पे बाघ की जो संख्या थी वो थी 442। और चौथे नंबर पे फिर महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में काफी सारे टाइगर रिजर्व भी हैं, तो महाराष्ट्र जो है वो चौथे नंबर पे था। तो ये है भारत के वो राज्य जिनमें टाइगर की संख्या काफी ज्यादा है। कई बार ये भी पूछते हैं कि टाइगर को गिनते कैसे हैं? तो देखो, टाइगर के गिनने के कई तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, की सीधा टाइगर कहीं दिख जाए, कैमरा वगैरह में रिकॉर्ड हो जाते हैं। कई बार उनके पैरों के निशान देखे जाते हैं। कई बार टाइगर जो विसर्जन करते हैं, यानी जो उनकी एक्सक्रीटा होती है, जो मल होता है, उससे भी की जाती है काउंटिंग। कई बार मोबाइल ऐप का भी सहारा लिया जाता है। इनफैक्ट एक मोबाइल ऐप मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको बोलते हैं एम स्ट्राइप्स। ये अक्सर आता है सवाल कि कौन सा मोबाइल ऐप भारत सरकार यूज करती है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है टाइगर को गिनने के लिए। MSTRIPES, एम स्ट्राइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब टाइगर रिजर्व पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या होता है। तभी आपको समझ में आएगा कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए तो एक ही चीज के लिए गए हैं, और वो है इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यानी हमें जानवरों को बचाना है, और जानवर को बचाएंगे साथ साथ पौधे भी बचेंगे। ठीक है, जानवरों को, पौधों को, प्लांट्स, एनिमल यानी फ्लोरा और फोना को बचाना है। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट और फोना मतलब होता है एनिमल। यहां तक क्लियर है? फ्लोरा मतलब होता है पौधे और फोना मतलब होता है जंतु या एनिमल्स। अब हमें इनको इनके प्राकृतिक वातावरण में बचाना है, यानी कि इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें इन्हें बचाना है। तो प्राकृतिक एनवायरनमेंट में जब हम किसी को बचाते हैं, संरक्षण करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और एक होता है जब हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में करते हैं, यानी प्राकृतिक में नहीं करते, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। अब इनमें क्या अंतर है? मान लो आप किसी बाघ को अपने घर में रख लेते हो। करते हैं लोग ऐसा, जो बहुत अमीर लोग हैं, चीन में, मध्य पूर्व में भी देखा जाता है कि लोग ऐसा करते हैं। आप लेकिन उस बाघ को आप मारते नहीं, कुछ नहीं, बस उसे प्रॉपर आप अपने घर में रखते हो। आप उसे भोजन देते हो, सब कुछ देते हो, पूरा ख्याल रखते हो, एक संतान की तरह उसे पालते हो। लेकिन तो वो आप उसका संरक्षण तो कर रहे हो, पर वो किस तरह का संरक्षण है? वो क्या इन सीटू है? नहीं, उसको एक्स सीटू में काउंट होगा वो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल चिड़ियाघर। अब क्या चिड़ियाघर में जब जानवर को रखा जाता है तो उसका संरक्षण तो वहां भी होता है, लेकिन क्या वो उसका प्राकृतिक एनवायरनमेंट है चिड़ियाघर? नहीं, तो वो चिड़ियाघर क्या है? एक्स सीटू, एक्स सीटू। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान मतलब वन्य अभयारण्य, या कोई कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है कोई जानवर, तो वो किस तरह का कंजर्वेशन हो रहा है उसका? इन सीटू। तो इन सीटू का मतलब होता है प्राकृतिक और एक्स सीटू का मतलब होता है गैर प्राकृतिक। मान लो मैं किसी मछली का संरक्षण कर रहा हूं, मैंने अपने घर में एक एक्वेरियम लगा लिया। एक्वेरियम होता है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, काफी आकर्षक मछलियां रखी जाती हैं, इनमें ऑर्नामेंटल फिशेस बोलते हैं जिन्हें। तो क्या वो किस तरह का संरक्षण हुआ? अब इन सीटू के एक्स सीटू? तो वो मछलियों का प्राकृतिक एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो होगा एक्स सीटू। यहां तक क्लियर है इन सीटू क्या होता है और एक्स सीटू क्या होता है? चलिए अब हम बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में कोई कंफ्यूजन किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। बस फर्क इतना है कि जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उसमें हम चीजें बहुत ज्यादा और कठोर बना देते हैं, स्ट्रिक्ट रूल बना देते हैं, तो वो नेशनल पार्क होता है। कहने का मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से पता चल रहा है, यहां पे हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, जंतुओं को, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। और नेशनल पार्क जो होता है इसमें कानून और भी ज्यादा कठोर होते हैं। कैसे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोटे स्तर पर मानव गतिविधियां अलाउड होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें अलाउड होती हैं यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे फल या फूल तोड़ सकते हो, औषधीय पौधे तोड़ सकते हो,
खास तौर पे जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे फिर? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो फूल पत्ते, औषधीय पौधे, वो जो खाना बनाने के लिए लकड़ी वगैरह है वो ले लेते हैं। तो ये सब अनुमति वहां पे होती है। आप वहां पे कुछ हद तक मवेशी भी चरा सकते हो, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज रेगुलेटेड होती है। रेगुलेटेड का मतलब ये इन पे नजर रखी जाती है। ऐसा नहीं हो कि भाई लकड़ी अगर आपको अनुमति है तो आप पूरा जंगल ही खाली कर दें, ऐसा नहीं है। तो रेगुलेटेड होती है, यानी नियामक होता है इनका, ये एक नियामक के अंडर होती है। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन सब चीजों पे नजर रखी जाती है, लेकिन इनकी अनुमति होती है। जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, या जो स्थानीय निवासी हैं, आसपास जो रहते हैं गरीब लोग, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिना रोक टोक अंदर जा सकते हैं और फल, फूल, पत्ते, औषधीय पौधे जिन्हें बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट, ये सब वो सीमित मात्रा में कर सकते हैं। मवेशी वगैरह भी थोड़े बहुत चरा सकते हैं। और वो अंदर क्यों जा पाते हैं? क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, अभ्यारण्य, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती, कोई तार नहीं लगाई होती, कोई बाड़ नहीं लगाई होती कि भाई आप प्रवेश जो है वो वर्जित है। नहीं, कोई बाड़ वगैरह नहीं होती इसमें। इसकी कोई फिक्स्ड डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। लेकिन नेशनल पार्क जो होता है, यहां पर किसी भी तरह की मानव गतिविधियां संभव नहीं है। नेशनल पार्क में आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, और पर्यटन अलाउड होता है, बस ये एक मानव गतिविधि होती है। पर पर्यटन भी, उसके भी कानून होते हैं कि पर्यटन इतने से इतने बजे तक होगा, एक बार में इससे ज्यादा गाड़ियां अंदर नहीं जाएंगी, ये आप कर सकते हो पर्यटन में, आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। और जो पर्यटन भी होता है वो किसी फॉरेस्ट, जो वन विभाग के लोग हैं, उनकी निगरानी में होता है। आप उन्हीं के साथ बैठ के जाते हो गाड़ी वगैरह में या उसमें जाते हो। तो राष्ट्रीय पार्क में पर्यटन के अलावा किसी भी तरह की मानव गतिविधियां संभव नहीं है। ये सारे काम जो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हो, ये नेशनल पार्क में नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, नेशनल पार्क की एक तय सीमा होती है और बाउंड्री होती है कि भाई यहां पे नेशनल पार्क खत्म हो रहा है, तो एकदम तय है इसकी सीमा और बाउंड्री। तीसरी चीज ये है, हमने देखा कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को अगर हम कंपेयर करें, तो नेशनल पार्क में ज्यादा कठोर कानून होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है, यानी उसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को हम डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। यानी अगर पहले से कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हम उसे नेशनल पार्क तो बना सकते हैं, पर किसी नेशनल पार्क को गिरा के उसका स्तर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। तो ये फर्क है। एक और छोटा सा फर्क है, बता देता हूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राइवेट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सरकारी हो, लेकिन नेशनल पार्क सिर्फ सरकारी होते हैं। यह भी एक छोटा सा फर्क है। चलिए, अब इससे पहले आगे बढ़े, कई बार आपने ये वर्ड भी सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व, और आपके दिमाग में अब एक और शंका आ गई होगी कि चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझ में आ गई, नेशनल पार्क समझ में आ गया, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? देखो, ये वैसे तो मैं एक अलग चैप्टर है, पूरा अलग टॉपिक है, अलग पढ़ाऊंगा आपको। इनफैक्ट अगला जो वीडियो होगा मेरा इसी पे होगा, बायोस्फीयर रिजर्व पे। लेकिन आपको एक मोटा मोटी आइडिया देता हूं क्या होता है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कंसेप्ट भारत का नहीं है, ये कंसेप्ट है यूनेस्को का। भारत में हम ये वर्ड ही यूज नहीं करते थे कभी, बायोस्फीयर रिजर्व, हमारा इससे कोई मतलब नहीं था जब तक यूनेस्को ने हमें नहीं कहा। और आप जानते हैं यूनेस्को, भारत क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मेंबर है, तो यूनेस्को का सारा, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हमारे पास, तो यूनेस्को की बात हम मानते हैं। तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था 1971 में, जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मानव और बायोस्फीयर प्रोग्राम, कार्यक्रम। तो ये प्रोग्राम ये कहता है कि हम कुछ जगह आपके देश में ऐसी देखेंगे जहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि जहां पे जैविक विविधता बहुत ज्यादा है, जहां पे प्लांट्स की स्पीशीज, एनिमल की स्पीशीज बहुत ज्यादा है, और उन जगहों को हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व जब डिक्लेयर उन्हें कर दिया, तो वहां पे हमारा पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि हम पौधों को बचाएं या जंतुओं को बचाएं, हम ये भी देखेंगे वहां पे कि जो वहां का एनवायरमेंट है उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी हम क्लाइमेट चेंज पे भी रिसर्च करेंगे, हम एनवायरमेंट पे भी रिसर्च करेंगे, हम एनवायरमेंट किस तरह बदल रहा है उस पर भी नजर रखेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाया जाता है। उसका पर्पस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि हमें हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसे बचाना है। तो यूनेस्को ने 1971 में शुरू किया और 1979 में दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। भारत में 1986 में बना पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े एरिया होते हैं, मतलब 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही बड़े कई राज्यों के एरियाज होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना नीलगिरी। तो ये जो आप देख रहे हैं मैप में, आप देख सकते हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीन भारत के राज्य हैं। इनका जो ये एरिया है गुलाबी रंग में, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इतना बड़ा।
तो अब ये तो इतना बड़ा एरिया है, यानी एक बायोस्फीयर रिजर्व में अंदर क्या क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होंगे, नेशनल पार्क भी होंगे, फॉरेस्ट भी होंगे, जंगल भी होंगे, नॉन फॉरेस्ट एरिया भी होंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत ही बड़ा एरिया होता है। यानी अगर मैं एक ये बनाऊं सर्कल, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे जो बना रहा हूं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे, इनमें कुछ नेशनल पार्क होंगे, कुछ फॉरेस्ट होगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ह्यूज एरिया। अब जैसे मैं नीलगिरी का एग्जांपल दे रहा था, तो नीलगिरी में क्या क्या है, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अरालम, मुदुमलई, ये नेशनल पार्क हैं एक्चुअली सारे, मुकुर्थी, नागरहोले, बांदीपुर। अब ये ऊपर वाला जो एरिया है ये कर्नाटक का एरिया है जहां पे नागरहोले नेशनल पार्क है। फिर केरल वेरल में आओगे तो फिर आपको ये अरालम और ये सब शुरू हो जाएंगे। फिर आप तमिलनाडु में जाओगे तो ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, मुदुमलई, मुकुर्थी वगैरह, ठीक है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायानाड केरला में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। तो एक 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 बायोस्फीयर रिजर्व में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना हो, ये भी हो सकता है कि दोनों ही एक से ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ह्यूज एरिया जिसके अंदर फिर जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो होते हैं। अब टाइगर रिजर्व क्या है? अभी तक हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, हमने देखा नेशनल पार्क क्या है, हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। अब टाइगर रिजर्व क्या है? देखो टाइगर रिजर्व कुछ नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क ही है, बस फर्क इतना है उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हम ले आए। देखिए बात है 1973 की, ये वो समय था जब भारत में बाघ की संख्या बहुत कम हो गई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि हमें टाइगर को किसी भी तरह बचाना है। और बाघ की संख्या इतनी कम क्यों हुई, उसके बहुत सारे कारण है। राजा महाराजाओं का शौक होता था कि भाई हम तो बाघ का शिकार करेंगे, ये सब ज्यादा थे उस वक्त कारण, बजाय इसके कि हैबिटेट डिग्रेडेशन वगैरह उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन शिकार बहुत बड़ा रीजन था। तो हमारे यहाँ जो बाघों की संख्या थी बहुत ही कम रह गई थी। बात है 1973 की। उससे पहले भी 1960 का दशक था, उसमें बाघों की संख्या गिरती जा रही थी। फिर हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर। तो और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, उससे पहले एक साल पहले आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई, वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये क्या कहता है? ये जानवरों को कैटेगरीज में डिवाइड करता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो 5 स्केड्यूल होते हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, 3, 4 और 5। जो स्केड्यूल 1 में होते हैं मतलब उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है कि उन्हें तो आप टच भी नहीं कर सकते, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और ये सब है। तो ठीक है, ये हमें इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी हुई है जो हमने स्केड्यूल 1 में रखे हुए हैं। उन पे कोई वो नहीं है, उनका कहीं भी पूरे भारत में शिकार नहीं किया जा सकता। फिर 1 से जब आप 4 की तरफ जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन कम होती जाती है, ये प्रोटेक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है। और 5 में जो रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्मिन, VERMIN। और वर्मिन वो जानवर होते हैं जो वैसे तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन वक्त आने पे आप अगर वो वर्मिन हो गए तो आप उन्हें मार सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में हर साल एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है बंदरों की, मंकीज। बंदर जो हैं वो इतने ज्यादा उनकी संख्या बढ़ जाती है कि फिर उन्हें मारने के अलावा कोई वो बचता नहीं है सरकार के पास। सरकार उन्हें मार देती है। अलग अलग तरीके होते हैं बंदरों को मारने के, लेकिन बंदरों को फिर सरकार को मारना पड़ता है। तो सरकार क्या करती है, आप वैसे बंदर को नहीं मार सकते, लेकिन सरकार फिर मंकीज को स्केड्यूल 5 में डाल देती है। और स्केड्यूल 5 में एक बार वर्मिन डिक्लेयर हो गया तो फिर आप उसे मार सकते हो, फिर कोई सजा नहीं है उसको मारने पे। समझ में आया? तो जब किसी एनिमल को स्केड्यूल 5 में रखा जाता है तो उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर उसकी हत्या की जा सकती है। तो और 1 में तो बिल्कुल आप समझ लो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, 2 में उससे कम, 3 में उससे कम, 4 में उससे कम और 5 में नहीं है। तो 5 स्केड्यूल होते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनिमल्स हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और हमने बहुत सारी चीजें और हैं, ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें हमने एनिमल्स को बचाने की बात की, कैसे बचाएं वो सब बात की हमने। तो प्रॉपर कानून है ये, जिसमें हमने ये कहा कि अगर जानवरों को मारोगे तो आपको जेल होगी और इस तरह की बातें इसमें है। अब टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 में, जब यहां तक बात हो गई, अब हमने ये डिसाइड किया कि टाइगर पे एक विशेष ध्यान देना चाहिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर ये है कि या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा या नेशनल पार्क होगा। इनको अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ले आए तो उसको टाइगर रिजर्व बोला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, या तो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई नेशनल पार्क है।
अगर हमें लगा कि भाई उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में बाघों की संख्या अच्छी खासी है, बाघों की संख्या अच्छी खासी है, उनको बचाने के एफर्ट्स, डेडिकेटेड एफर्ट किए जा सकते हैं, तो हम उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ले आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जब वो आ गया तो उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या उसी नेशनल पार्क को फिर हम टाइगर रिजर्व बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे काजीरंगा। अब काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे तो राइनो के लिए फेमस है, यानी कि जो गैंडा होता है उसके लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे बाघ भी बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, काजीरंगा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ले आए, और जब ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गया तो ये बन गया टाइगर रिजर्व। तो आज की तारीख में काजीरंगा एक टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हम ले आए। अब सवाल ये, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लाने का फायदा क्या है? क्या सिर्फ नाम परिवर्तन? नहीं। जब कोई प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, तो उसे अतिरिक्त पैसा मिलता है जो सरकार प्रोजेक्ट टाइगर पे खर्च करती है हर साल। एक एग्जांपल देता हूं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है, इसमें दो तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब ये है कि इसमें केंद्र सरकार भी पैसा लगाती है और राज्य की सरकार भी पैसा लगाती है, लेकिन इसमें दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग रेवेन्यू। रिकरिंग रेवेन्यू मतलब होता है जो खर्चा बार बार होगा। जैसे मान लो आप जो लोगों को रखोगे टाइगर रिजर्व में, उनकी सैलरी दोगे, तो ये तो हर साल रिकरिंग रेवेन्यू है। ये 50-50 होगा राज्यों और केंद्र के बीच में। लेकिन जो नॉन रिकरिंग रेवेन्यू है, जो सिर्फ एक बार खर्चा होगा, वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार देगी, ठीक है। अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट वगैरह के राज्य हैं तो उनमें रेशियो 50-50 नहीं होता, उसमें 90-10 होता है। लेकिन एक ब्रॉड बात यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर में आने से उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को अतिरिक्त पैसा मिलता है, अतिरिक्त सहायता केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। तो उसको तब हम बोलते हैं टाइगर रिजर्व। कि टाइगर रिजर्व पहले या तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है या नेशनल पार्क होता है, और फिर हम उसे प्रोजेक्ट टाइगर में ले आते हैं, तो बन जाता है टाइगर रिजर्व। अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? अभी ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट कहती है भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन कुछ टाइगर रिजर्व नए बने हैं, अपडेट होने में टाइम लगता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या कहता है? प्रोजेक्ट टाइगर बात करता है सस्टेनेबल टूरिज्म की। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है? सस्टेनेबल टूरिज्म होता है, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं अगर, कि भाई टाइगर रिजर्व जो होता है, क्या उसमें टूरिज्म होना चाहिए? क्योंकि फायदे नुकसान दोनों हैं, दोनों बताता हूं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है भाई, गाड़ियों की आवाज है, वो सब है, जानवरों को वो करेगी, परेशान करेगी, ठीक है, जानवरों को परेशान करेगी। दूसरी बात यह है कि वहां पे होटल वगैरह बनेंगे, फिर वो सब बनेगा, पॉल्यूशन होगा। कई बार जो लोग टाइगर रिजर्व में जाते हैं वो गंदगी मचाते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, चिप्स के पैकेट फेंकते हैं, ये सब होगा। तो ये सब नुकसान तो है ही, लेकिन फायदे ज्यादा है। फायदा ये है सबसे बड़ा कि जब लोग आते हैं, पर्यटन से तो पैसा आता है, उससे कंजर्वेशन एफर्ट्स और तेज हो जाते हैं। जानवरों को बचाने के जो संरक्षण के कार्य हैं उन्हें और ज्यादा वो मिलती है, बूस्ट मिलती है जब पैसा आता है, जब टूरिज्म आता है। टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज। मैं एक एग्जांपल दूं, रणथंबोर की बात करूं तो रणथंबोर में एक साल में लगभग 2 से 3 लाख पर्यटक आते हैं। सिर्फ रणथंबोर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं, राजस्थान में जो है। तो इतने जब लोग आते हैं तो एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है वहां पे। ये सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, जो रणथंबोर में लोग काम करते हैं उनको तो रोजगार मिलता ही है, बल्कि जो वहां पे होटल खुलते हैं, फिर जो रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, तो जो गैर संगठित क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा रोजगार जनरेट होता है। और जब पर्यटक आते हैं तो उससे ख्याति भी बढ़ती है, उसकी ख्याति बढ़ती है तो वहां पे और लोग आते हैं और उससे वहां पे पैसा आता है, और उन पैसों से हम जानवरों के लिए और ज्यादा कर सकते हैं। तो टूरिज्म अलाउड होता है टाइगर रिजर्व में। पर क्या किसी भी एरिया में अलाउड होता है? टाइगर रिजर्व में आप कहीं भी जा सकते हो? नहीं। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि टाइगर रिजर्व के कितने भाग होते हैं और कहां कहां आप जा सकते हो। तो टाइगर रिजर्व जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये इंग्लिश में लिखा था वही हिंदी में है। ये जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी देख रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टाइगर रिजर्व में क्या रणनीति होती है। अब हमारे पास क्या, अब अभी तक हमें क्या समझ में आया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने ले लिया या नेशनल पार्क को ले लिया, उसको प्रोजेक्ट टाइगर में ले आए और वो बन गया टाइगर रिजर्व। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास टाइगर रिजर्व है तो हम क्या करते हैं, फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको हम कोर एरिया बना देते हैं, और उसके साइड में कुछ और एरिया ऐसा है जो या तो जंगल होंगे या नॉन फॉरेस्ट एरिया होगा, उसे हम बफर जोन बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इससे समझते हैं, ये एक टाइगर रिजर्व है, ये एक टाइगर रिजर्व है, तो ये वाला जो एरिया है बीच में, ये कोर एरिया है। और ये कोर एरिया या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बस जिसको भी हमने दर्जा देके टाइगर रिजर्व बनाया, ये वो एरिया है। यहां पे इसको हमने कोर एरिया बना दिया। कोर एरिया का मतलब है एक्चुअल में टाइगर यहां पे रहेंगे,
यहीं पे खाएंगे पिएंगे, यहीं पे प्रजनन करेंगे, यहीं तक वो सीमित रहेंगे, टाइगर एरिया या कोर एरिया। और जो बाहर वाला एरिया है, यहां पे अगर कोई मानव गतिविधियां हम करेंगे तो इस एरिया में करेंगे, इसको कहा जाता है बफर एरिया। तो दो जोन होते हैं टाइगर रिजर्व में, एक तो होता है कोर एरिया जहां पे जानवर होते हैं, और कोर एरिया में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। अगर आप भी किसी टाइगर रिजर्व में जाओगे तो इस एरिया में नहीं जा सकते, आप बाहर बाहर से जाओगे जीप लेके, आप बाहर बाहर से देखोगे, आपकी सड़कें यहां बनी होंगी। तो अगर मान लो कोई रेल की पटरी बिछानी है तो वो बफर एरिया में रहेगी, अगर कोई सड़क बनानी है बफर एरिया में रहेगी, अगर कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना है, और ये उद्योग भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कोई हाईली पोल्यूटिंग हो या कोई उस तरह का नहीं होना चाहिए, हाँ कोई एजुकेशन पर्पज का हो या कोई ऐसा उद्योग हो जो वन से रिलेटेड हो, एग्री प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिलेटेड हो, तो छोटा मोटा उद्योग लगाया जा सकता है सरकार की परमिशन से, वो भी खुद नहीं। तो ये बफर एरिया में भी सरकार की परमिशन चाहिए होती है, और कई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो सरकार उनको अलाउ कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जैसे माइनिंग, जैसे खनन। अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, पिछले साल की बात है, तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व है, तो वहां पे यूरेनियम मिला, तो सरकार ने कहा ठीक है आप माइनिंग कर सकते हो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया कि आप माइनिंग कर सकते हो, लेकिन वो बफर एरिया में होगी। ठीक है, छोटी मोटी कोई माइनिंग है, खनन है, कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना है, कोई, वो सब बफर एरिया में होगा, कोर को कोई टच नहीं करेगा। या पर्यटन करना है तो पर्यटन भी बफर एरिया में होगा। यहां तक क्लियर है? कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व में भी अप्लाई होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनमें भी सेम कंसेप्ट होता है, उसके भी इस तरह से एरिया होते हैं, उसमें तो बल्कि एक और एरिया होता है जिसको ट्रांजिशन एरिया भी बोलते हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब बायोस्फीयर रिजर्व को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व एक एक करके पढ़ेंगे सब राज्यों के, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे तो 3 टाइगर रिजर्व हैं, अभी अभी एक चौथा बना है, जो है गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क था, लेकिन अब वो टाइगर रिजर्व बन गया है, तो अब से उसे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहा जाएगा, बाकी नेशनल पार्क तो वो था ही। तो 3 और टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं उदंती सीता नदी, अचना कमर और इंद्रावती। उदंती सीता नदी, अचना कमर और इंद्रावती। उसके बाद बिहार में बस एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क था, इसे टाइगर रिजर्व में बदल दिया गया था, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में बस एक है। असम की बात करते हैं, असम में 4 हैं, नामेरी है, काजीरंगा है। काजीरंगा याद रखिए एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया हुआ है, तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा, और मानस भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी कि असम के 2 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओरांग टाइगर रिजर्व और नामेरी। तो ये 4 हैं, मानस, ओरांग, काजीरंगा और नामेरी। इनमें से मानस और काजीरंगा जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। और काजीरंगा फेमस है राइनो के लिए, यानी एक सींग का गेंडा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है पक्के, एक है नामदफा बोलते हैं वैसे लोकल भाषा में, और एक है कमलंग। याद रखिए कमलंग भारत का 50वां टाइगर रिजर्व था। हम कहते हैं ना भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं अभी तक ऑफिशियल, तो 50वां कौन सा था? कमलंग। सबसे लेटेस्ट कमलंग बना था, हालांकि अब कुछ नए भी बने हैं, लेकिन 50वां पूछें तो 50, क्योंकि एक वैसा नंबर होता है सुनने में अच्छा लगता है, तो 50वां था कमलंग। फिर पक्के टाइगर रिजर्व है, अब तो ये नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पक्के केसांग, उसमें चला गया है पक्के टाइगर रिजर्व, और नामदफा अरुणाचल में। फिर आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंसर है नागार्जुन सागर श्री सलाम। यहां पे बड़े से मतलब ये है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 3000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है नागार्जुन सागर श्री सलाम। नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व। अब आप जानते हैं ये, अब अगर आप मैप को देखेंगे तो ये तो आंध्रा है, आंध्रा के ऊपर ये ट्रायंगुलर एक राज्य अलग हो गया था जिसको बोलते हैं तेलंगाना, तो ये तेलंगाना। अब नागार्जुन सागर जो श्री सैलाम है, इसका कुछ हिस्सा तेलंगाना में चला गया था जब ये तेलंगाना अलग हुआ था, और उसको बोलते हैं अमराबाद। तो जिसमें मैंने बताया था यूरेनियम मिला अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो अमराबाद कुछ नहीं है, अमराबाद वो हिस्सा है नागार्जुन सागर श्री सैलाम का जो तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में चला गया था। देखिए यहां पे देखिए, ये तेलंगाना का मैप है, अब ये लोकेशन देखिए अमराबाद, तो ये नीचे क्या है? ये नीचे आंध्रा है, और आंध्रा में ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर श्री सैलाम। और दूसरा है कवल टाइगर रिजर्व। तो तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, कवल और अमराबाद।
अब हम आते हैं मिजोरम। मिजोरम में एक ही है जिसको बोलते हैं डंपा, डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा को डलमा के साथ कंफ्यूज मत करना। डलमा क्या है? डलमा एक झारखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य अभ्यारण्य है डलमा, वो अलग है, उससे कंफ्यूज मत करना। कहीं सोचो डंपा डलमा एक ही लग, नहीं, अलग है। उसके बाद ओडिशा। ओडिशा में सिमलीपल और सतकोसिया। अच्छा, एक सवाल कई मेरे, क्योंकि सिमलीपल यहां पे लिखा है तो एक चीज मेरे दिमाग में हो रही, ट्राइब्स, जनजातियां। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें जनजातियों को जाने देना चाहिए, या जो स्थानीय निवासी हैं उनको जाने देना चाहिए? क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाते? अगर मान लो कोई ट्राइब जाके अंदर पेड़ काट रही है तो क्या वो नुकसान नहीं पहुंचा रही? नहीं, इनफैक्ट उल्टा देखा गया है। यानी कि जो जनजातियां हैं, चाहे हमें लगता हो कि ये कम पढ़ी लिखी हैं, इनको तो अकल नहीं है, जो भी है, ऐसा देखा गया है कि ये जनजातियां ही जानवरों के साथ सबसे ज्यादा सौहार्द में रहती हैं। सौहार्द का मतलब है एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड, ये देखा गया है। ना ये जानवरों को नुकसान पहुंचाती और ना जानवर इन्हें नुकसान पहुंचाते। लेकिन फिर भी कई बार हम क्या करते हैं, जनजातियों को वहां से निकाल देते हैं। एक उदाहरण, सिमलीपल जो टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, यहां पे एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था मैनकेडिया। मैनकेडिया, मैनकेडिया को निकाल दिया यहां से। बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था कि भाई जो जो आदिवासी यहाँ पे कई सौ साल से रह रहे हैं, आप उनको वहां से क्यों निकाल रहे हो? तो सरकार ने कहा, सरकार कहती है कि जानवर इन्हें खा जाएंगे, जानवरों से खतरा है। लेकिन मैनकेडिया के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं और हमें तो आज तक एक टाइगर ने नहीं काटा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो उद्योग लगने होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं, उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उनको जमीन हड़पनी होती है। कई बार सरकार वहां पे उद्योग लगाने की अनुमति दे देती है, फिर वो ट्राइब्स वगैरह आंदोलन करते हैं, तो ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो जो ट्राइब्स हैं वो जानवरों को बचाने में हेल्प करती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, नागालैंड। नागालैंड में नागा ट्राइब्स होते हैं, और नागालैंड में एक बहुत फेमस पक्षी होता है जिसको अमूर फैल्कन बोलते हैं। एक तरह का बाज होता है, एक तरह का ईगल होता है, एक तरह का फैल्कन होता है जिसको बोलते हैं अमूर फैल्कन। तो नागालैंड में नागा ट्राइब्स ने अमूर फैल्कन के संरक्षण में बहुत ही अहम योगदान दिया है। एक एग्जांपल और देता हूं, गिर। गिर एकमात्र भारत का नेशनल पार्क है जहां पे शेर रखे जाते हैं, एशियाई शेर। पूरे एशिया में, भारत में नहीं, पूरे एशिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे शेर मिलते हैं, वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में। और ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये 3-4 जिलों में फैला हुआ है। वहां पे गिर सोमनाथ जिला, अमरेली जिला और वो सब, ठीक है। तो गिर में एक ट्राइब्स रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? मालधारी। ये देखा गया कि ये जो मालधारी जनजाति हैं, जो मालधारी ट्राइब हैं, इन्होंने गिर को बचाने में अहम योगदान दिया है, अहम। इसी तरह से राजस्थान में बताता हूं आपको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावन बोलते हैं राजस्थान में, जो वहां का राजकीय पक्षी है, उसको बचाने में वहां के जो ट्राइब्स हैं उन्होंने बहुत, जो थार मरुस्थल के जो ट्राइब्स हैं, जो थार मरुस्थल में रहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी तरह से हिरण वगैरह को बचाने में जो बिश्नोई समुदाय है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो सरकार को इनको साथ लेके चलना होगा, ट्राइब्स को, अगर हमें पशु जो जंतु हैं उनका संरक्षण करना है। तो राजस्थान में 3 है। वैसे बात चल रही है कि कुंभलगढ़ को भी बना दो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, सरकारी वेबसाइट पे नहीं है। बनेगा तब देखेंगे कुंभलगढ़, अभी तो नहीं है। अभी तो 3 है, और 3 कौन से हैं? सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंद्रा हिल्स। सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंद्रा हिल्स। उसके बाद तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 4 हैं। एक तो है कलक्कड़ मुंदन तुरई, एक है मुदुमलई, और ये मुदुमलई जो है ये नीलगिरी का ही हिस्सा है। सत्यमंगलम भी नीलगिरी का हिस्सा है। इनफैक्ट 2019 में जब रिपोर्ट आई थी सरकार की टाइगर असेसमेंट की, तो सत्यमंगलम को बेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था इंडिया का। यानी सबसे बेस्ट मैनेज्ड, यानी सबसे अच्छा प्रबंधन जो है भारत में, वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में है। और अनामलई, सत्यमंगलम, मधुमलई और कलक्कड़ मुंदन तुरई, ये हैं तमिलनाडु में। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पे 5 हैं। तो ये याद रखिए, मेलघाट भी बहुत बड़ा है। मेलघाट भी बहुत बड़ा है, कुछ 2500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। नावेगांव, नागजीरा, तड़ोबा, बोर और सयाद्री। वैसे सयाद्री पश्चिमी घाट्स को भी बोलते हैं, पर सयाद्री याद रखिए। सयाद्री, बोर, मेलघाट, नावेगांव, नागजीरा और तड़ोबा, ये है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अभी एक बना है रतापणी। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो कह दिया कि हाँ हमने बना दिया, सरकारी अभी वेबसाइट पे एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन रतापणी मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा। अभी 6 हैं। तो 6 हैं पन्ना,
पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी, कान्हा, पेंच। ये पेंच जो है यहीं पे रुडयार्ड किपलिंग को प्रेरणा मिली थी कि वो जंगल बुक लिखे, पेंच में। सतपुरा एक पहाड़ियों का समूह भी है, पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं सतपुरा, उसी के नाम पे सतपुरा टाइगर रिजर्व। और बांधवगढ़। तो ये जो 6 हैं मध्य प्रदेश के हैं, पन्ना, संजय दुबरी, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़। केरल की बात करते हैं। केरल में बस 2 हैं, एक तो परम्बिकुलम और एक पेरियार। अब हम आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला है काली टाइगर रिजर्व। अब आप कहेंगे ये तो हमने कभी नहीं सुना। आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि इसको पहले बोलते थे डांडेली आंशी, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, डांडेली आंशी। बाद में इसका नाम पलट के काली टाइगर रिजर्व हो गया था 2015 में, क्योंकि यहां पे नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी। तो डांडेली आंशी टाइगर रिजर्व या काली टाइगर रिजर्व ये है कर्नाटक में। नागरहोले, वैसे लिखते नागरहोल हैं, बोलते हैं नागरहोले। बांदीपुर, जिसको कन्नड़ भाषा में बांदीपोरा बोलते हैं, बांदीपुरा। ये वो जम्मू कश्मीर वाला बांदीपुरा नहीं है, वो एक अलग जिला है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ बांदीपुर की बात कर रहा हूँ, जिसे कन्नड़ भाषा में बांदीपुरा बोलते हैं। क्योंकि मैं कर्नाटक में 6 साल रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। फिर है भद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। और बीआरटी टेम्पल यानी बिलिगिरी रंगनाथा मंदिर टाइगर रिजर्व, बीआरटी टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं कर्नाटक के, बिलिगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं झारखंड में बस एक ही है, पलामू टाइगर रिजर्व। बंगाल में 2 हैं, एक तो बक्सा टाइगर रिजर्व और एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये सुंदरबन जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखिए, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबन। तो पूरा का पूरा सुंदरबन जो है तो उसी में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। रॉयल बंगाल टाइगर यहां पे पाया जाता है। और टाइगर का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए, पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं टाइगर को, पैंथेरा टिग्रिस। वैज्ञानिक नाम जो है उसको बोला जाता है पैंथेरा टिग्रिस। ये आपको कभी नहीं भूलना है टाइगर के बारे में। फिर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व 2 हैं। अभी बात चल रही है कि उत्तराखंड में 2 और बनाए जाएं, लेकिन सरकार बनाएगी या नहीं वो देखने वाली बात है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, वैसे बता दूं। जिम कॉर्बेट जब बना था इसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे, हेली। और जिम कॉर्बेट जो थे ये टाइगर हंटर थे। तो एक समस्या थी उत्तराखंड में, कुमाऊं में, और वो प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे टाइगर बहुत ज्यादा थे, तो गांव वालों को वो अक्सर मार देते थे, उनको खा जाते थे। तो जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था, वो बाघ के शिकारी थे, उन्होंने बहुत सारे गांव वालों को बचाया। तो मैंने उनकी एक बुक भी पढ़ी है, द टाइगर्स ऑफ कुमाऊं, बहुत ही खूबसूरत किताब है, उसमें पूरा जिम कॉर्बेट के बारे में बताया। आप भी पढ़िए उसको कभी मौका मिले तो। और राजाजी टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व और बनने की बात चल रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें अमानगढ़ जो है टाइगर रिजर्व ये नया है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, जिम कॉर्बेट का वो हिस्सा जो यूपी में है। आप जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। तो जब उत्तराखंड को अलग कर दिया था तो जिम कॉर्बेट जो था पूरा, उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में बच गया था, उसको अमानगढ़ नाम दे दिया गया। तो अमानगढ़ कुछ नहीं है, जिम कॉर्बेट का वो हिस्सा जो यूपी में है उसको अमानगढ़ बोलते हैं। बाकी पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है एकदम नेपाल बॉर्डर पे है। पीलीभीत जो जिला है वहां पे है, उत्तर प्रदेश, पीलीभीत। और दुधवा टाइगर रिजर्व यहाँ पे यह भी बता दूं कि पीलीभीत का वो हिस्सा जो उत्तराखंड में लगता है, क्योंकि पीलीभीत ऐसी जगह पे है जहां पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा ऐसा है जो उत्तराखंड में भी आता है, उसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। और अगर मैं समअप करूं पूरे भारत के, तो ये एक मैप आपके लिए काफी अच्छा होगा अभ्यास के लिए। ये दोनों में अवेलेबल है, कलर में भी है और ब्लैक एंड व्हाइट भी है, जो भी आपकी पसंद हो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे 50 के 50 टाइगर रिजर्व मैंने मेंशन कर दिए हैं, जो भी टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ से आप अभ्यास कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन्हें निहार सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस इससे काफी अच्छी हो जाएगी। अलग अलग राज्यों के भी मैंने आपको बता दिए हैं। और ये कुछ नए हैं जिनकी बात चल रही है कि भाई बनेंगे, तो ये नए हैं। ये भी इसमें रंग में भी हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी हैं। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देख लेते हैं। नंधौर एक वन्य अभयारण्य है उत्तराखंड में। बात चल रही है कि इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। सरकार अभी कह रही है कि हम सोच रहे हैं इस बारे में।
और मैंने आपको बताया था कि पीलीभीत का वो हिस्सा, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का वो हिस्सा जो उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड है, ये नीचे यूपी है और ये नेपाल है। तो ये यूपी है, यहाँ जो पीलीभीत का वो हिस्सा जो उत्तराखंड में आता है, उसको सुरई रेंज ऑफ तरई ईस्ट यानी तरई पूर्व की सुरई रेंज टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। इसके बाद फिर गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है। और बेसिकली मैंने आपको एक संजय धुबरी बताया था जो मध्य प्रदेश में था, तो संजय धुबरी का वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आ गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होके, तो संजय धुबरी का वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आ गया था जब ये नया राज्य बना, उसको गुरु घासीदास नाम दिया गया था। तो गुरु घासीदास को भी अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया। लेकिन भारत सरकार जो है अभी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। रतापणी का भी यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बोल दिया है अब एनटीसीए उसको मंजूर करेगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसकी मोहर लगेगी, तो ये भी रतापणी मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। और एक है एमएम हिल्स, इसको वैसे एनटीसीए ने परमिशन दे दी है, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि हाँ, एमएम हिल्स भी कर्नाटक का टाइगर रिजर्व है। एमएम हिल्स, इसको मुकुंदरा हिल से कंफ्यूज मत करना जो राजस्थान का है, ठीक है। मुकुंदरा हिल अलग है, एमएम हिल अलग है, दोनों अलग अलग है। और ओडिशा में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की बात हो रही है जो है सोनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। तो सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है, सोनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये वही है, कलर में है, आप अभ्यास कर सकते हैं। और मैंने टेबल भी डाल दी है, तो अगर आप टेबल से प्रैक्टिस करना चाहें तो टेबल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी टेबल में यही चीज जो मैप पे दिखाई है, क्विक रिवीजन के लिए टेबल भी डाल दी गई है। सो ये था हमारा वीडियो टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए मुझे सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट करिए और वहां पे मेरे से वार्ता आप कर सकते हैं, कोई भी फीडबैक आप दे सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी IQ स्टैटिक जीके।